welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th science chapter 12 or physics chapter 1st, which is electricity. So let's begin. First question, the amount of charge flowing through a particular area in unit time is called as. So ऐसा चार्ज, ऐसा अमाउंट का चार्ज जो कि किसी एरिया से फ्लो कर रहा हो इन यूनिट टाइम यानी कि Q अपॉन T, तो इसे हम क्या कहेंगे? आंसर इज A, electric current. It is the rate of flow of electric charges. Next question, in an electric circuit, the direction of electric current is taken. तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जिसमें सेल हो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो, एमीटर हो, प्लग की हो, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसमें जो डायरेक्शन होगा करंट के फ्लो का, उसे हम कौन से डायरेक्शन में लेते हैं? आंसर इज बी, एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायरेक्शन लिया जाता है. नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड द एमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? आंसर इज सी, एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? अब हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका एसआई यूनिट क्या होगा? आंसर इज ए, कोलम्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली. तो एक कूलम्ब चार्ज जो है वो कितने चार्जेस के बराबर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्जेस है उसके बराबर होगा? आंसर इज सी, 6 × 10⁻18. इतना जो चार्ज है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज कंटेन होगा उसके इक्विवेलेंट एक कूलम्ब चार्ज होगा. और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज पोजेस करता है? तो इट पोजेसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट? तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है? आंसर इज बी, एमीटर. तो यहाँ पर अब हम समरी करेंगे. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? I = Q अपॉन T. I इज इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है? चार्ज है, और T इज द यूनिट टाइम. नेक्स्ट, ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? तो ऐसा यूनिट है एम्पियर. एक एम्पियर कितना होगा? एक एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड. फॉर्मूला देखिए क्या है? I = Q अपॉन T. तो अगर हम 1 एम्पियर की बात करें यूनिट में तो ये क्या होगा? 1 कूलम्ब, चार्ज का यूनिट कूलम्ब और टाइम सेकेंड. अब जो एम्पियर है ये फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मारी एम्पियर के नाम पर के ऑनर में रखा गया है. अब इसके और भी स्मॉलर क्वांटिटीज देखने को मिल जाएंगे. तो आपसे कोई पूछ सकता है कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर्स होंगे? तो 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होंगे. या न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी आपका इनका यूज करना हो सकता है. और 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर्स होंगे? तो 1 माइक्रो एम्पियर्स इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर. अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम है एमीटर. तो ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज. ऐसा यूनिट है कूलम्ब विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. इतने इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होगा वो एक कूलम्ब चार्ज जितना होगा के वैल्यू के बराबर होगा. और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है ऑफ 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब. तो ये था समरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. तो एक सर्किट है जिसमें जो करंट का फ्लो है वो कितना है? 0.5 एम्पियर. और टाइम कितना लिया जा रहा है? तो 10 मिनट्स. तो हमें बताना है कि जो अमाउंट होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का वो कितना होगा पूरे सर्किट में. आंसर इज ए, 300 कूलम्ब चार्ज होगा. देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू Q अपॉन T. तो यहाँ पर हमें करंट पता है, टाइम भी पता है, बस फाइंड क्या करना है? चार्ज. तो अब हम देखिए 10 मिनट्स को सबसे पहले यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स के, और यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यूज लगा देंगे. तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो होगा 300 कूलम्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल्स टू, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, उसकी वैल्यू क्या होती है, हम कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? आंसर इज ए, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो एसआई यूनिट क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का? आंसर इज बी, वोल्ट। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे डिवाइस का, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का हमें नाम बताना है जिसका यूज हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में करते हैं। आंसर इज डी, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिंबल कॉमनली यूज्ड एज अ कंपोनेंट इन सर्किट डायग्राम्स। तो ये जो आपको सिंबल दिखाया जा रहा है, इसका आपको नाम बताना है कि इसे हम क्या कहते हैं और ये सर्किट डायग्राम्स में यूज किया जाता है। आंसर इज डी, रियोस्टैट और वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो ये जो आपको टेबल शो किया गया है, इसमें सिंबल्स और उनके कंपोनेंट्स के नेम दिए गए हैं। आप इन सबको अच्छी तरह से पहचान कर इनके नेम को लर्न करें। तो अब हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है? ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन। जो भी वर्क डन हो रहा है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। तो V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। जो भी वर्क डन हो रहा है किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होगा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ऐसा यूनिट है इसका वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होगा? देखिए, इसका फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का क्या यूनिट होता है? जूल, और चार्ज का Q। तो 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 क्यूलॉम। इसे हम ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। हमें ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। तो हमेशा इसे पैरेलली कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को। अब वोल्ट जो है ये इटालियन फिजिसिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा के ऑनर में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volts? तो यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 12 वोल्ट्स, और इनके बीच से मूव करना है 2 कूलॉम चार्ज। तो इसमें हमें कितना वर्क डन लगेगा ये कैलकुलेट करना है। आंसर इज बी, 24 जूल्स। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम वर्क डन के लिए क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज करेंगे, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 12, चार्ज है 2, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 24 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन। जो ओम्स लॉ है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है? तो सबसे पहले ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो ये रिलेशन हमें किसके बीच में दे रहा है? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के। ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो आंसर इज B, current and potential difference. Ohm's law gives the relation between current and potential difference. Next question, which of the following factors the value of resistance depends upon? तो इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जिस पे जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी? आंसर इज डी, A, B, C एंड D। चारों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि जिस पर कि रेसिस्टेंस जो है, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर अ मेटालिक वायर इज ए। तो जो ग्राफ होगा V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और I यानी कि करंट के बीच, यानी कि जो ओम्स लॉ कह रहा है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो उनके बीच अगर किसी मेटालिक वायर के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? आंसर इज ए, स्ट्रेट लाइन। इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। Next question, the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called। जो कंडक्टर है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है, रोकने का काम करती है, उसे हम क्या करते हैं? अपोज करने का काम करती है, तो इट इज कॉल्ड एज
आंसर इज सी, रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? तो एसआई यूनिट क्या होगा रेसिस्टेंस का? आंसर इज डी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ रेसिस्टर? तो इनमें से कौन सा एक अच्छा एग्जाम्पल है रेसिस्टर का? आंसर इज डी, नाइक्रोम। इट इज़ एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन मेटल्स। तो ये एक एलॉय है। बाकी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब एग्जाम्पल्स है कंडक्टर के। तो हम देख रहे हैं कि कंडक्टर, रेसिस्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस जो है नामात्र रहता है, बिल्कुल कम उनमें रेसिस्टिविटी होती है करंट फ्लो के लिए। रेसिस्टर अच्छा खासा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि इंसुलेटर्स में रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। Next question, the substance having infinitely high electrical resistance are called as। तो ऐसे substance जिनमें infinitely बहुत ही ज़्यादा infinitely high electrical resistance हो उन्हें हम क्या कहेंगे? Answer is B, insulators। Next question, match the following। तो यहाँ पर हमें मैच करना है सही एग्जाम्पल से। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल होगा ग्रेफाइट, इंसुलेटर का एग्जाम्पल होगा माइका एंड बैकेलाइट, और रेसिस्टर का एग्जाम्पल होगा मैंगनीन एंड नाइक्रोम। सो द करेक्ट आंसर इज सी, सी, ए एंड बी। यानी कि कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेफाइट हो गया। रेसिस्टर, इंसुलेटर का एग्जाम्पल माइका एंड बैकेलाइट हो गया, और रेसिस्टर का मैंगनीन एंड नाइक्रोम। नाइक्रोम को तभी हमने पढ़ा भी है। तो ये करेक्ट एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनके और भी एग्जाम्पल्स याद करने होंगे। तो यहाँ पर ये जो टेबल दे रखा है इसमें आप कंडक्टर्स का एग्जाम्पल देख सकते हैं, कौन कौन से मटेरियल जो है वो कंडक्टर होंगे। और बाकी ये देखिए कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन एंड नाइक्रोम ये सब आपके रेसिस्टर्स के एग्जाम्पल होंगे, ये तीनों। और बाकी इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ग्लास, हार्ड रबर, इबोनाइट, डायमंड एंड पेपर। नोट करने वाली बात यहाँ पर है कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन कंपाउंड्स हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर होगा और डायमंड जो है एक पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटीरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर? तो इनमें से वो कौन सा मटीरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाएगा रूम टेम्परेचर पर? आंसर इज बी, सिल्वर। तो ये बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, फॉलोड बाय कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। तो ये इनका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a given circuit the potential difference is constant and the resistance is doubled, the current will become। तो किसी given circuit में अगर potential difference जो है वो constant है, उसकी वैल्यू constant है, और resistance जो है उसे डबल कर दिया जाए, तो इसका असर करंट पर क्या पड़ेगा? आंसर इज ए, द करंट विल बिकम हाफ। करंट जो है हाफ हो जाएगा अपने वैल्यू में। तो ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डबल कर दें तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डबल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड्स। करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ किया जाए वैल्यू में तो करंट की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। पर हम देखते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो करंट के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू डबल होगी तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू हाफ होगी तो करंट विल बिकम डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the area of the cross section of a resistance wire is halved then its resistance become। तो अगर किसी रेसिस्टेंस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे हाफ कर दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस जो है उस पर क्या असर पड़ेगा? आंसर इज सी, 2 टाइम्स। यानी कि जो रेसिस्टेंस है इट विल बिकम डबल। हमें पता है कि रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है अगर उसकी वैल्यू हाफ होगी तो जो रेसिस्टेंस है इट विल बिकम डबल इन वैल्यू, 2 टाइम्स वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन? तो इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जिस पर की
रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड करेगा। हम यहाँ पर रेसिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, रेसिस्टेंस की नहीं। तो हमने देखा था कि रेसिस्टेंस में चारों फैक्टर्स ही काम कर रहे थे, नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। यहाँ हमें बताना है कि इनमें से वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेसिस्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे, रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा जिन पर। आंसर इज ए एंड डी, यानी कि नेचर और टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी जो है सिर्फ डिपेंड करेगा। द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। तो नेचर और टेम्परेचर ये इसके फैक्टर्स रहेंगे इन्फ्लुएंस करने के लिए रेसिस्टिविटी को। बाकी ये ध्यान में रखना है कि इट डज नॉट, रेसिस्टिविटी जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Next question, the resistivity of a copper metal depends on only one of the following factors. The factor is, तो हमारे पास कॉपर मेटल है, इसकी रेसिस्टिविटी जो है इन नीचे दिए गए फैक्टर्स में से किन्हीं एक पर डिपेंड करती है। तो वो कौन सा फैक्टर है? अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था कि रेसिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सो आंसर इज डी, टेम्परेचर। जो फैक्टर है जिस पर कि कॉपर मेटल की रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगी वो होगा टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है कि रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस पर डिपेंड करेगी वो क्या था? टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी? तो इनमें से कौन सा रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट है? आंसर इज सी, ओम मीटर। तो यहाँ पर अब हम रेसिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स को देखेंगे और उनका इफेक्ट क्या होगा। तो हमें पता है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर लेंथ की वैल्यू डबल होगी, रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेंथ हाफ होगा, रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। यानी कि लॉन्ग वायर मीन्स मोर रेसिस्टेंस एंड शॉर्ट वायर मीन्स लेस रेसिस्टेंस। उसी तरह से इसका इफेक्ट हमें टेम्परेचर पे भी देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस जो है वो भी साथ साथ इंक्रीज करता है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर को डबल किया जाए तो रेसिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगी, और अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर की वैल्यू हाफ होगी तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। और जबकि अगर रेसिस्टिविटी की बात की जाए तो इन सभी फैक्टर्स में से किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर इज बी, alloys do not oxidize और बर्न रीडली एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एलॉयज जो हैं वो ना तो ऑक्सीडाइज होते हैं ना ही बर्न होते हैं हाई टेम्परेचर पे। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। जिन मेटल्स का बना होता है एलॉय, उनकी रेसिस्टिविटी जो है एलॉय के कंपैरिजन में कम होगी, और एलॉय जो बन के बना है, जिनसे बन रहा है, वो मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी कम होगी, और जो बन के जो प्रोडक्ट जो एलॉय है उसकी रेसिस्टिविटी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होगी। दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर्स। तो हीटिंग डिवाइसेस में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ बल्ब? तो इनमें से कौन सा है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर फिलामेंट्स, बल्ब के फिलामेंट्स के लिए यूज किया जाता है? आंसर इज ए, टंगस्टन। बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इसलिए हम इसे फिलामेंट्स में यूज करते हैं। बाकी कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है ये इनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में, क्योंकि इनका रेसिस्टिविटी बहुत ही लो होता है और इस कारण से हमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर समरी दी गई है। अब तक हम जितने सारे क्वेश्चंस करते आ रहे थे उनका बेसिस है ये एक तरह से। तो ओम्स लॉ के बारे में बताया गया है, फिर ये देखिए इसे यहाँ पे डिराइव किया गया है, और ग्राफ बताया गया है। ग्राफ बिटवीन वी एंड आई हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। फिर रेसिस्टेंस क्या है? वो प्रॉपर्टी है जिससे एक कंडक्टर जो है अपने थ्रू फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। इसका फॉर्मूला है R इक्वल्स टू V अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। और देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या है? ओम, जिसे हम ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। हमें ध्यान रखना है कि जो रेसिस्टिविटी है उसे हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वर्ड से भी डिनोट करते हैं। इसके लिए हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब जो फैक्टर्स रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर इसी रेसिस्टिविटी को और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को डराइव करके दिया गया है और इसमें बताया गया है कि न्यूमेरिकली कैसे इक्वल है। तो वी कैन से दैट रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस व्हेन द सब्सटेंस इज 1 मीटर इन लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब सब्सटेंस की लेंथ क्या होगी, 1 मीटर होगी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर, तो जो रेसिस्टिविटी है उसकी वैल्यू रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल होगी। अब जो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी है वो क्या है, ओम मीटर। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि मेटल्स और एलॉय इनमें रेसिस्टिविटी जो है वो उसकी वैल्यू कम होती है। इनका रेंज क्या है ये आपको याद रखना होगा। तो 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर मेटल्स और अलॉयज की रेसिस्टिविटी का रेंज है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इंसुलेटर्स में ये रेसिस्टिविटी हाई होगी और इनका रेंज देखिए क्या है, 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। तो इन सभी के मेटल्स, अलॉयज और इंसुलेटर्स के रेंजेस को आपको याद रखना है। Next question, a copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 raised to power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 raised to power minus 2 ohm. Calculate the resistivity of copper. तो यहाँ पर एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.7 into 10 raised to power minus 6 मीटर और हमें यहाँ पर इसकी रेसिस्टेंस का भी वैल्यू दिया गया है जो कि है 2 into 10 raised to power minus 2 ओम। अब हमें इसकी रेसिस्टिविटी बताना है। कौन कौन से फैक्टर्स पता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टिविटी बताना है तो फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो द आंसर इज बी 1.7 into 10 raised to power minus 8 ओम मीटर। ये देखिए यहाँ पे रेसिस्टिविटी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे R/A/L, पुट कर देंगे सारे वैल्यूज को और हमारा आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज शोन इन द फिगर ए एंड बी। तो फिगर ए और बी में जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस शो किया गया है उसे पहचान कर उसका नाम बताना है। आंसर इज ए। पहला है सीरीज और दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो है पैरेलल। तो आंसर इज ए, सीरीज एंड पैरेलल। ये है सीरीज में और ये है पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंबाइंड रेसिस्टेंस। तो ये जो आपको फिगर शो किया गया है इस डायग्राम में आपको कंबाइंड रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आंसर इज सी, 15/2 ओम। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पैरेलल रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट कर दिया 1/R इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/2। जो वैल्यूज हमें दिए गए हैं उसको पुट करेंगे तो हमारा रेसिस्टेंस पैरेलल में क्या आएगा, 3/2। यहाँ पर 3/2। फिर जो हम निकालेंगे वो होगा सीरीज में। तो अब ये और ये पूरे सीरीज में है तो अब हम इसे रेसिस्टेंस का जो सीरीज वाला फॉर्मूला है उससे निकालेंगे, यानी कि आर सीरीज इक्वल टू ये इन सभी को हम सीधे ऐड कर देंगे। तो जो आर पैरेलल की वैल्यू थी और जो 6 ओम दिया है बस इसे ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर हमारा वैल्यू क्या आएगा, 15/2, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। Next question, if two resistors of 25 ohm and 15 ohm are joined together in series and then placed in parallel with a 40 ohm resistor, the effective resistance of the combination is। तो यहाँ पे दो resistance दिए गए हैं जो कि सीरीज में ज्वाइन किए गए हैं, फिर 25 ओम और 15 ओम ये सीरीज में ज्वाइन किए गए हैं और फिर इनमें इन्हें पैरेलल में प्लेस कर दिया गया है विथ अ 40 ओम रेसिस्टर। तो जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, वो हमें बताना है। आंसर इज बी, 20 ओम। देखिए हम सबसे पहले आर सीरीज यानी जो सीरीज का जो रेसिस्टेंस है उसे निकालेंगे, ऐड कर देंगे, 40 ओम आ जाएगा। फिर हम आर पैरेलल निकालेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसे पुट कर देंगे। एक तो हमारा 40 आया और एक हम ऊपर हमें वैल्यू भी क्या दी हुई है, 40 ओम वैल्यू दी हुई है। तो इन सबको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, पैरेलल रेसिस्टेंस के फॉर्मूला में, और जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 20 ओम।
Next question. The lamps in a household circuits are connected in parallel because तो जो lamps होते हैं household circuits में या bulbs उन्हें parallel combination में connect किया जाता है क्योंकि तो इनके पीछे parallel combination में connect करने के पीछे क्या reason है? आंसर है सी. इफ वन फेल अदर्स रिमेन लिट. अगर इनमें से कोई एक भी खराब हो जाए तो बाकी जो है अपना काम नॉर्मली करते रहें इसीलिए हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला दिया हुआ है और रेसिस्टेंस इन पैरेलल का भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है. हम यहाँ पर बात करेंगे सीरीज सर्किट्स के डिसएडवांटेज की और पैरेलल सर्किट्स के एडवांटेज की. तो सबसे पहले सीरीज सर्किट्स, इनका डिसएडवांटेज ये है कि अगर इनमें कोई एक एप्लायंस काम करना बंद कर देगा तो बाकी सारे भी काम करना बंद कर देंगे क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है. एक खराब हुआ तो बाकी सारे भी खराब हो जाएंगे. इनमें सिर्फ एक ही स्विच होता है यानी कि हम जो डिवाइसेस कनेक्टेड है सर्किट में उनको इंडिविजुअली ऑन या ऑफ सेपरेटली नहीं कर सकते. इनमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम नहीं होता है अक्रॉस ऑल डिवाइसेस एंड एप्लायंसेस और ओवरऑल रेजिस्टेंस इनमें बढ़ जाता है जिससे हम कह सकते हैं कि पावर सप्लाई लो होगी. तो ये जो है कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज सर्किट्स के. उसी तरह से पैरेलल के एडवांटेजेस क्या हैं? इनमें अगर एक एप्लायंस काम करना बंद कर देगा तो बाकी अपना काम नॉर्मली कंटिन्यू करते रहेंगे यानी कि अगर एक कोई ख़राब भी हो जाता है तो बाकी चलते रहेंगे, बाकी ख़राब नहीं होंगे. यही क्वेश्चन था पिछला कि हम लैम्प को पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों कनेक्ट करते हैं हाउस होल्ड्स में. इनमें सेपरेट स्विचेस होते हैं यानी कि इंडिविजुअल हम ऑफ या ऑन कर सकते हैं डिवाइसेस को. सेम वोल्टेज देखने को मिलेगा सारे अप्लायंसेस जो कनेक्टेड हैं 220 वोल्ट्स और इनमें ओवरऑल रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, कम होगा और पावर सप्लाई जो है हाई मिलेगी. इसी से रेसिस्टेंस इन पैरेलल, इसके एडवांटेज के कारण जो पैरेलल सर्किट्स हैं दे आर यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग. Next question. According to the Joule's law of heating, the heat produced when an electric current flows through a resistance for time t is. तो Joule's law of heating क्या है, इसे हमें complete करना है. Answer is D, all the above. तो Joule's law of heating says that the heat produced when an electric current flows through a resistance for time t is directly proportional to the square of current for a given resistance. यानी कि H equals to I square directly proportional to I square and directly proportional to the resistance for a given current and directly proportional to the time for which the current flows through it. So हम ये लिख सकते हैं कि H equals to I square into R into T. ये है Joule's law of heating. Next question. The current passing through an electric kettle has been doubled. The heat produced will become. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसके थ्रू जो करंट पास किया जा रहा है उसके वैल्यू को डबल कर दिया जाता है. तो अब जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका उस पर क्या असर पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? आंसर इज डी, 4 टाइम्स. देखिए हमें पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ करंट. ठीक है, आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी. तो यहाँ पर अगर हम करंट को डबल कर देते हैं तो यहाँ पर हमें पता है हीट कितना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वेयर ऑफ करंट. तो यहाँ पर हम स्क्वेयर ले लेंगे इसका तो इट विल बिकम 4 टाइम्स. तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, 4 टाइम्स. यहाँ पर ध्यान रखना है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द करंट. Next question. If the current flowing through a fixed resistor is halved, the heat produced in it will become. अगर कोई fixed resistor से जो current flow किया जा रहा है उसकी वैल्यू को हाफ कर दिया जाए तो heat जो प्रोड्यूस होगा उसमें उसकी वैल्यू क्या होगी? आंसर इज ए, 1/4. अब देखिए वही कॉन्सेप्ट है कि जो हीट प्रोड्यूस होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और यहाँ पर अगर करंट की वैल्यू हाफ कर दी जा रही है तो इसका हम अगर स्क्वायर कर दें तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा. तो इसी से अगर ये रेसिस्टर की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो हीट जो प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये भी क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन. तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? आंसर इज ए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर, हीटर, इलेक्ट्रिक फिलामेंट ऑफ बल्ब जो कि टंगस्टन का बना है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है 3800 डिग्री सेल्सियस.
ये सब किस पर काम कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और फ्यूज भी किस पर काम करेगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इन सबको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज। तो ऐसा रेट जिस पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम हो उसे हम क्या कहेंगे? आंसर इज बी, इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? तो पावर की यूनिट क्या है? आंसर इज सी, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वॉट इक्वल्स टू, तो 1 वॉट वैल्यू किसके बराबर होगा? आंसर इज ए 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इसके बराबर 1 वॉट होगा। तो ये देखिए, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 वॉट। तो ये जो यूनिट है वॉट, ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है पर स्टैंडर्ड यूनिट है। इसकी जगह एक्चुअल प्रैक्टिस में हम एक लार्जर यूनिट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है किलोवाट, और 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है? आंसर इज डी, किलोवाट आर। किलोवाट आर जो है कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अगर सिंपल क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इट इज वाट आर। लेकिन कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आर। वॉट हो गई पावर की यूनिट, किलोवाट पावर की लार्जर यूनिट, और इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट हो गई वाट आर। और अगर हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बात करें तो वो होगा किलोवाट आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आर? तो 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स होंगे? आंसर इज ए, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। इतने जूल्स होंगे 1 किलोवाट आर में। तो यहाँ पर देखिए, इसको आपको शो किया गया है कि हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बताया गया है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और इसके फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला भी दिया गया है वी इंटू आई, और हमें यूनिट पता है कि वॉट है। 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1000 वॉट्स होते हैं 1 किलो वॉट में। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? वॉट आर। कमर्शियल यूनिट क्या है? किलो वॉट आर। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि 1 किलो वॉट आर में कितने जूल्स होते हैं? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होते हैं। तो ये सब समरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ टॉर्च बल्ब रेटेड एट 2.5 वोल्ट एंड 500 माइक्रो एम्पियर? तो एक टॉर्च बल्ब है जिसका वोल्टेज कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस 2.5, और हमें करंट बताया गया है कि इट इज 500 माइक्रो मिली एम्पियर। माइक्रो नहीं है, इट्स मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? पावर बताना है। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई। वैल्यूज़ को रखेंगे। सबसे पहले जो मिली एम्पियर दिया है इसे हम स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर आएंगे, एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर होता है। तो 1000 से हम इसे डिवाइड करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालेंगे। तो हमारा आंसर आएगा, आंसर इज ए 1.25 वॉट। ये देखिए, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 50 वॉट एंड 25 वॉट लैम्प बल्ब विच वन हैज़ हायर रेसिस्टेंस? तो यहाँ पर 2 लैम्प बल्ब दिए गए हैं। एक का पावर कितना है? 50 वॉट लैम्प बल्ब है एक, और एक है 25 लैम्प बल्ब। हमें बताना है कि इनमें से किसके पास हायर रेसिस्टेंस है। आंसर इज बी, 25 वॉट लैम्प बल्ब। इसके पास ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होगा। तो हमें पता है कि रेसिस्टेंस जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और जिसका पावर जो है वो कम होगा उसके लिए रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 25 वॉट बल्ब है उसका 50 वॉट बल्ब से कंपेरेटिवली क्या है? पावर कम है। तो रेसिस्टेंस इस बल्ब के पास ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ लैम्प ऑफ 25 वॉट ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट्स। तो एक लैम्प है जिसके पास पावर कितना है? 25 वॉट्स, और वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज 200 वोल्ट्स पर काम कर रहा है। तो इसके थ्रू करंट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। आंसर इज ए, 0.1
0.25 एम्पियर इतना करंट जो है वो इसके थ्रू रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल्स टू P अपॉन V, पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0.125 एम्पियर। So in this way we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th science chapter 12 और physics chapter 1st which is electricity। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।